नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ फागुन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात होलिका दहन की आपको सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। यद्यपि जब आप प्रोग्राम या कार्यक्रम देखेंगे तब तक होलिका का दहन तो हो चुका होगा और हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कुछ जगहों के जो दृश्य है, जो होली जलाई गई। जिस तरीके से आपको भी मालूम है, दिन में ये होली 8 दिन पहले होलाष्टक की लट गड़ जाता, मतलब वहां पर फिर होली वाले दिन लोग जिस प्रकार पूजते हैं, सनातन परंपरा के अंदर जाकर पूजन करते हैं। होलिका का दिन के अंदर गोबर से बने हुए उपले और आदि आदि छोटे, आजकल सब जगह बेशक गोबर उपलब्ध नहीं है पशु का, गाय का या भैंस का, और फिर शाम को उसका दहन किया जाता है। और दहन में लोग आते हैं और खास तौर से जो गेहूं के पकने वाला होता है तो उसकी बाली लेकर आते हैं और उसको उसके अंदर भूनते हैं और जलाते हैं। फिर अब जब आप सुबह जब ये कार्यक्रम देख रहे हो, जिसको दुल्हन कहते हैं, उसकी भी अग्रिम शुभकामना। हालांकि उसको होलिका विभूति जो है, उसको मस्तक पर होलिका विभूति बंधन जो है वो किया जाता है। उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। और नमस्कार इंडिया को शुभकामना देने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक शुभकामना संदेश आया रश्मि शर्मा भारद्वाज से, और ये है कांग्रेस सेवा दल जो है, जो दिल्ली के अंदर है, कांग्रेस सेवा दल के जो वार्ड अध्यक्ष हैं। और ये वार्ड पड़ता है रोशनपुरा नजफगढ़ के अंदर, 44S पार्टी। और ये संभावित उम्मीदवार है कांग्रेस की, क्योंकि अब इन्होंने शुभकामना संदेश भेजा और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि भाई जब अगर हमें शुभकामना संदेश दे रहे हैं तो इनका परिचय पूरे तरीके से दे दें। यहाँ पर 44S वार्ड पड़ता है दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अंदर, उसके संभावित प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस सेवा दल की वार्ड की अध्यक्ष है रोशनपुरा वार्ड की। चलिए, तो रश्मि शर्मा भारद्वाज जी को भी नमस्कार इंडिया की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामना, दुल्हन की भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना इनके संपूर्ण परिवार के लिए। और यही साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि हमारे पास एक और संदेश है हुमायूं मिर्जा साहब का। हुमायूं मिर्जा साहब भी है कांग्रेस से, उत्तर प्रदेश कांग्रेस से, गाजियाबाद से है। हुमायूं मिर्जा साहब के बस शुभकामना संदेश देखिए। और हाँ, मैं साथ साथ आपको कहता चलूं, क्योंकि अब दुल्हन आप देखेंगे शबे बारात भी है, जो मुस्लिमों का त्योहार है, इस्लाम को मानने वालों का, उसके लिए भी नमस्कार इंडिया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता, बहुत बहुत मुबारकबाद देता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप कृपया करके हुमायूं मिर्जा साहब का भी एक शुभकामना संदेश सुन लीजिए। मैं हुमायूं मिर्जा, जिला महानगर महासचिव गाजियाबाद कांग्रेस, सभी देशवासियों को कांग्रेस परिवार की ओर से शबे बारात और होली की पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। एक बार से फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना देते हो। इस समय आज हम कम से कम होली के इस पर्व के ऊपर, इस पावन पर्व के ऊपर कोई इधर उधर की ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। आप खुशी खुशी त्योहार मनाएं, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। लेकिन इस समय आपको मालूम है जो चर्चा चल रही है काश्मीर फाइल, दी काश्मीर फाइल नाम की फिल्म जो लेकर है, उसके ऊपर मैं कल आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हालांकि आज मैं अशोक कुमार पांडे जी का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, आप समय निकालकर, मैं चाहूंगा कि आप उसको भी सुने। है तो 48 मिनट का, लगभग 48 मिनट का, लेकिन आप उसको पूरा सुने तो आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। हमने पहले भी कहा था जिस प्रकार कि फिल्म में कहीं ना कहीं ड्रामेटाइजेशन कर दिया जाता है, सत्य से दूर चली जाती है, बहुत सारी वास्तविकताओं को छुपा लिया जाता है या रोक दिया जाता है, या समय की बाध्यताएं भी होती हैं। लेकिन ये फिल्म ऐसा लगता है कि जानबूझकर प्रचार और सहानुभूति पाने के लिए बनाई गई है, हिंदुओं की विशेष रूप से। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमें लग रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जितनी भी चर्चाएं आ रही हैं, मैं फिर कहूंगा कि मैंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, लेकिन फिर भी जो चर्चाओं के अंदर आ रहा है वो यही है कि फिल्म को जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से दूरी बढ़ाती है हिंदू और मुस्लिम के अंदर। क्योंकि ये माना जाता है कि जो लोकल लोग थे, उनका जो काश्मीरी विस्थापित है, जो लगभग बताए जाते हैं 1,40,000 के आसपास जो काश्मीरी विस्थापित हुए लगभग, तो उनका ऐसा रोल नहीं था। ये कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से संबंधित लोग थे, उनके कारण, उनकी धमकियों के कारण। अब कई लोग कहते हैं भाई उन्होंने रोका को नहीं, ऐसी बातें नहीं रोका उन्होंने। अनेकों वीडियोज अब सामने आ रहे हैं, अनेकों प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है इस समय। अब और खासतौर से काश्मीरी ब्राह्मण या काश्मीरी हिंदुओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दुतरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दुतरफा जो जेनोसाइड हुआ है
उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे, ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए कि एक तरफा ये जो मेजॉरिटी पर जुल्म हुए हैं वो कहाँ से आए, वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। जाने की उम्मीद है, लेकिन हमें डर लगता है। मुझे लगता है मैं एक हूँ जो मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। वो दृश्य देख के ऐसे डर लगता है। याद तो आती है अपने घर की, हमारी जन्मभूमि है। ये पिक्चर बनी है, हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे, श्रीनगर में 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गई आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिम हो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया, अगर इनको शटल दिया आपको भी ये हार बनेंगे। देखिए, जो ये फिल्म है बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मुझे एक बात बता, आपको 1984 के दंगे याद है, जो सिख दंगे हुए, ठीक है सर, उसके अंदर अनेकों सिख मारे गए। मैं कहूं कि एक तरीके से कुछ क्षेत्रों में तो नरसंहार हुआ। क्या सभी हिंदुओं ने सिखों को बचाया था? और उस समय तो नरसंहार करने वाले आपके हिंदू ही थे, कोई दूसरे नहीं थे। क्या जिस क्षेत्र में रहते थे, मैं ये नहीं कहता कि सब उनके विरोधी थे, लेकिन क्या सब हिंदू उनको बचाने के लिए खड़े हुए थे? नहीं, कुछ लोग नेचुरली हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या सब खड़े हुए थे? और सब अगर किसी कारण से नहीं खड़े हुए तो इसका अर्थ क्या कहा जाए कि वो उनके दुश्मन थे या उनको भगाना चाहते थे? नहीं, कई बार ऐसी बाध्यता होती है, और खासतौर से जब आपको कोई वैसे भी धमकी दे दे, पीछे से जब पाकिस्तान आदि से धमकियां आने लगती हैं, तो फिर आपको पता क्या होता है। मीरवाइज फारूक का आपको याद ही, कौन थे वो मीरवाइज फारूक? अगर उसके संदर्भ में चर्चा कर ली जाए, रूबिया सईद, हालांकि आपको पता मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जिन्होंने मोदी जी के समर्थन से या मोदी जी के साथ मिलकर जो सरकार बनाई, उनकी पुत्री रूबिया सईद, उनका अपहरण के अंदर फारूक अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। लेकिन तब दबाव बनाया गया इंद्र कुमार गुजराल और बाकी लोगों के द्वारा, और उस दबाव के कारण फिर उन्हें चुप रह जाना पड़ा उन आतंकियों को छोड़ने के लिए। अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो कहना चाहूंगा कि सीधी सी बात, और इस समय हर आदमी वही बात कर रहा है कि भाई एक बात बताइए, जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेकर चले थे, इस पलायन की तरफ ध्यान नहीं था उस दौर के अंदर। उन्हें रथ चलाना जरूरी था, रथ लेकर घूमना जरूरी था। जब लालू प्रसाद यादव ने रोक लिया था, तब इन्हीं 85 सांसदों ने, जिन्होंने अपना समर्थन वापस नहीं लिया था, जब पलायन कर रहे थे वीपी सिंह सरकार से, समर्थन वापस नहीं लिया था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद तुरंत समर्थन वापस ले लिया। क्यों भाई? अच्छा चलिए एक बात बताइए, क्या ये सच नहीं कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों से बात की थी? बुरी लगेगी साहब, लेकिन विचार आपको करना। एक मैं और जिक्र करूंगा, जो बताया गया, जो मेरी आपके नीचे चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा जी उसमें कोई अल सफा अखबार की चर्चा की गई, जिक्र आया कि उसने, और उसमें आतंकवाद का समर्थक बताया गया है। अल सफा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं या जहां तक मुझे ध्यान है, जो हमारे मित्र ने हमसे चर्चा की उसके बारे में। लेकिन अब उसके अंदर, और उससे आगे नहीं तो आगे नहीं, लेकिन खोजबीन के बाद जो चीज सामने आ रही है वो ये कि उस अखबार के जो संपादक थे शाबान वकील साहब, उनकी भी आतंकियों ने 23 मार्च 1991 को हत्या कर दी थी। तो साहब बहुत सारी चीजें,
मैं ये नहीं कह रहा जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन सरकार चाहती तो रोक सकती थी। आप अगर उन्हें ये कहें कि आप जाइए, आपकी तनख्वाहें मिलती रहेंगी आदि आदि। और अब एक चीज, हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन जो बात कही जा रही है, उस समय जब जगमोहन वहां के भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, मंत्री भी रहे केंद्र के अंदर, जगमोहन भारतीय जनता पार्टी में, आप गौर कीजिएगा। लेकिन खैर, तो जब जगमोहन साहब जिस समय गवर्नर थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जम्मू कश्मीर के कौन थे? आदरणीय मोदी जी। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, हालांकि मैं नमस्कार इंडिया इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन जो भी अभी खोजबीन के बाद जो भी थोड़ी बहुत जानकारी आई है उसके अनुसार, और इसको भी तलाश लेंगे। मैं एक चीज और कहूंगा, मैंने पनून कश्मीर के एक नेताजी का आपको अग्निहोत्री साहब का एक वीडियो दिखाया था, और वो वीडियो लगभग 1.5 वर्ष पुराना था, जो मैंने परसों आपको दिखाया था। तो इसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं, उसमें हम ऊपर फाइल या आर्काइव लिखना भूल गए थे। ये चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो लोग पीड़ित नहीं हुए, पीड़ित हुए, डर के मारे पलायन हुआ, लेकिन ये कहना कि भाई वहां के जो लोकल जो मुस्लिम थे उन्होंने किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया या उनके डर से भागे, ये गलत है। और वहां पर और भी बहुत सारे आंकड़े अभी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। मैं और भी आंकड़े इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूं कि उसके अंदर जिनको काश्मीरी पंडित कहा जा रहा है वो कितने मारे गए, बाकी हिंदू कितने मारे गए, सिख कितने मारे गए, आदि आदि। और मैंने एक प्रोग्राम अब से 1.5 वर्ष पहले भी किया था, उस समय मैंने चर्चा की थी, जो अभी 800 के लगभग परिवार कश्मीर में आज भी रहते हैं, अर्थात उस समय भी रह रहे थे 1.5 वर्ष पहले। लेकिन मैं बता दूं वही मैंने कि 800 लोग नहीं थे, 800 परिवार थे। इसका मतलब अगर 5 आदमियों का भी माने तो 4-4.5 हजार से ऊपर के लोग थे अभी जो नहीं आए, जो वहां हैं। तो कहने का मतलब ये, जो लोग वहां हैं, जो रह गए, जो हिंदू या कश्मीरी पंडित हैं, उनके भी कुछ प्रतिक्रियाएं जान ली जाए। सवाल ये है कि एक तरफा दिखाना ठीक नहीं है, उसके अंदर एक तरफा दिखाकर बात नहीं जमती है। जो भी अब चलिए प्रचार तंत्र, और फिर जब देश के प्रधानमंत्री किसी फिल्म के प्रचार के अंदर आ जाए, मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया, मैंने प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी फिल्म का प्रचार करें तो निर्णय मुझे पता है वो आपके हाथ में भी नहीं, आप नहीं लेंगे। चलिए, लेकिन अब इसके बाद मांग उठने लगी है, कई लोगों ने कहा भाई गोधरा कांड के ऊपर गोधरा फाइल्स बनाई जाए। अब एक सवाल आ रहा है, एक ट्वीट मैं पढ़ रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर में पंडितों को मारा गया, भगाया गया, सत्ता किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। गोधरा में 58 हिंदू जला दिए गए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की। संसद पर हमला हुआ, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की। कारगिल घुसपैठ, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की। पुलवामा आतंकी, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की। अपनी विफलता पर वोट मांगती है भारतीय जनता पार्टी। ये मैंने आपको ट्वीट पढ़ा। खैर, मुझे पता है बहुत से लोग प्रतिक्रिया अलग अलग किस्म की देते हैं और अब भी देंगे। मैं आपके रंग में ज्यादा भंग नहीं डालना चाहता, आप खुशी खुशी मनाएं, लेकिन फिर सत्य है वो भी साथ साथ कहना चाहिए। अर्थात जो लोकल वहां के लोग बेशक मुस्लिम है, उन्हें विलेन नहीं बना देना चाहिए, जो आप सारे देश के अंदर प्रचारित कर रहे हैं। देखिए वहां ये हुआ, आगे अगर ये नहीं संभले तो आगे हिंदुस्तान में ये होगा, उस स्टेट के अंदर होगा। आजकल वो चलाया जा रहा है कि भाई देखिए ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां पर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहां केवल इतनी ही वोटें मिली। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमने वो भी दिखाया था, पीछे वीडियो दिखाया था जिसमें अमित शाह जी कह रहे थे कि आप 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, होली और दिवाली 20 मार्च की होली, आपके घर सिलेंडर मुफ्त। तो मैं समझता हूं कि होली 17-18 मार्च की तो सिलेंडर आ गया होगा होली पर, मैं समझता हूं मुफ्त सिलेंडर पहुंच गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से शुभकामनाएं, इंतजार करें मुफ्त सिलेंडर पहुंचने का। नमस्कार और अग्रिम शुभकामनाएं दुल्हनी की और शब-ए-बारात की।